नमस्कार स्टूडेंट, चलिए शुरू कर लेते हैं हमारे आज के सेशन को, जिसमें हम बात करेंगे कॉमन एरर्स पर जो एसएससी, सीए, पीएफएस, एएसआई एंड दिल्ली पुलिस एसआई ऑनलाइन एग्जाम 7 जुलाई 2017 वाले क्वेश्चन पेपर में आ चुकी हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2024 एडिशन फॉलो कर रहे हैं, जो अभी तक का लेटेस्ट एडिशन है और इसमें 2018 से दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चंस मौजूद हैं। तो आप इस एडिशन को अरेंज कर लें, क्योंकि हमारे सेंटेंसेस की सीक्वेंस इस एडिशन के हिसाब से है। किसी और एडिशन में, किसी और किताब में ये सेंटेंस किसी और सीक्वेंस पर हो सकते हैं। इसके अलावा हमने जो एग्ज़ाम का नाम और डेट लिखी हुई है, आप इस एग्ज़ाम के नाम और डेट के हिसाब से भी इन सेंटेंसेस को अपने वाले एडिशन में, अपनी वाली किताब में ढूंढ सकते हैं। जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं उन सेंटेंसेस को पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर मिल जाएगा। तो आप इन सेंटेंसेस को, इन क्वेश्चंस को एक पीडीएफ की फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये है हमारे आज की वीडियो का पहला सेंटेंस 81, जो कि इस एडिशन के हिसाब से 81 है। किसी और एडिशन में ये किसी दूसरी सीक्वेंस पे भी हो सकता है। एक दो पेज आगे पीछे करोगे तो ये सेंटेंस आपको मिल जाएंगे। एग्जाम के नाम और डेट के हिसाब से इन सेंटेंसेस को अपने वाले एडिशन में ढूंढ लेना। क्या लिखा हुआ है देखिए, हम सेंटेंसेस का सिंटैक्टिकल एनालिसिस करते हैं और सिंटैक्टिकल एनालिसिस से मेरा मतलब होता है सेंटेंस की स्ट्रक्चर पर बात करना, उसके सिमेंटिक्स पर बात करना। कोई रूल रेगुलेशन मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, कोई शॉर्टकट मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर रितु वाज एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग योगा एट लीस्ट 4 टाइम्स अ वीक। उसके बाद एक और है नो ऑप्शन। ठीक है, देखिए डॉक्टर रितु वाज, डॉक्टर तो एक टाइटल हो गया, ये भी एक नाउन का पार्ट ही कंसीडर किया जाता है। रितु एक प्रॉपर नाउन है और चूंकि नाउन है तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में से कोई एक होगा। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होने का यहाँ इसका स्कोप नहीं है, निश्चित तौर पर ये सब्जेक्ट की तरह यहाँ लगाया गया है। तो रितु हो गया हमारा सब्जेक्ट, जो कि एक पर्सन का नाम है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से वाज लगा हुआ था सही, लेकिन वाज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। अब बी की फॉर्म को अगर आप हेल्पिंग वर्ब, कैसे पता चला मुझे वाज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है? क्योंकि मैंने लिखा हुआ देखा आगे मेन वर्ब मौजूद है। तो अगर मेन वर्ब मौजूद है तो ये बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुई होगी। और अगर बी की कोई भी फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वर, बीन हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होती है, तो उसके साथ दो तरह की स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं। पहली तो होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वो हम तब यूज करते हैं जब हम कंटिन्यूअस वर्ब को, मेन वर्ब को कंटिन्यूअस स्टेट में ले आते हैं। और दूसरी हम यूज करते हैं बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम तब यूज करते हैं जब हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पैसिव फॉर्म में ले जाते हैं। पैसिव फॉर्म में स्ट्रक्चर को तब लेके जाया जाता है जब एक्शन डन बाय समबडी एल्स हो, मतलब एक्सप्लेन करने का काम रितु ने ना किया हो, किसी और ने किया हो, और रितु को एक्सप्लेन किया गया हो किसी और के द्वारा। एक्शन डन बाय समबडी एल्स, जैसे कि कई बार मैं आपको एग्जाम्पल देता आया हूं, फिर से मैं लिख देता हूं, कुछ स्टूडेंट्स हमारे नए हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा शी रोट अ लेटर, एक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। इसी सेंटेंस को अगर मैं पैसिव स्ट्रक्चर में लिखना चाहूं तो मैं लिखता हूं अ लेटर वाज रिटन बाय हर। तो पैसिव स्ट्रक्चर में जो एक्शन होता है, सब्जेक्ट उसका डूअर नहीं होता, डूअर कोई और होता है जो बाय प्रीपोजिशन के बाद लिखा भी हो सकता है, कई सिचुएशन में उसको हटा भी दिया जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि पैसिव स्ट्रक्चर में लिखा हुआ एक्शन डन बाय समबडी एल्स देन सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के द्वारा नहीं, किसी और के द्वारा किया गया काम होता है जो भी हम पैसिव स्ट्रक्चर में जिस भी एक्शन को, जिस भी वर्ब को लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ तो रितु ने एक्सप्लेन किया है, रितु को थोड़ी किसी ने एक्सप्लेन कर दिया। रितु कोई सब्जेक्ट थोड़ी है, फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी ना है कि रितु को एक्सप्लेन करके चले गए। रितु ने कुछ एक्सप्लेन किया है, और क्या एक्सप्लेन किया है? चूंकि एक्सप्लेन ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है। तो अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हो तो हमें एक्टिव स्ट्रक्चर यूज करनी चाहिए, एक्टिव फॉर्म में हमें वर्ब को लिखना चाहिए। पैसिव फॉर्म में
ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट नहीं रहता, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आपने सब्जेक्ट बना दिया होगा, तो पैसिव स्ट्रक्चर में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा कहाँ से। एक्टिव फॉर्म में ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। बेसिक बात है, मैं पुरानी वीडियोस में इनको बता चुका हूं, कुछ स्टूडेंट नए हो सकते हैं इसलिए दोहरा रहा हूं, ठीक है। अब देखो पैसिव फॉर्म तो हम यहाँ पर फॉलो कर नहीं सकते, क्योंकि रीतु को एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता। रीतु ने एक्सप्लेन किया है, रीतु सब्जेक्ट भी है इस वर्ब का, और इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट भी है, और इस एक्शन का, इस वर्ब का डूअर भी है। तो अगर सब्जेक्ट डूअर सेम है, मतलब हमारा रीतु ने कुछ एक्सप्लेन किया है। क्या एक्सप्लेन किया है? बेनिफिट्स, वो वाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है। तो ये पैसिव स्ट्रक्चर को तो हम यूज कर नहीं सकते। क्या हम वर्ब की कंटिन्यूअस स्टेट यहां पर यूज कर सकते हैं? अभी तक हमें नहीं पता। इतने सेंटेंस को देखकर या सेंटेंस के इतने पार्ट को देखकर कोई स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि हम वर्ब की कंटिन्यूअस स्टेट यूज कर सकते हैं या नहीं, या हमें वर्ब की कौन सी स्टेट लगानी चाहिए। कई बार वर्ब की स्टेट, कोई भी स्टेट लगाने के लिए हम फ्री होते हैं, लेकिन कई बार सेंटेंस में अगर कोई एडवर्ब ऐसी दी जाए जो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को रिफर करे, जैसे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी आपने लगा दी, तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी वर्ब के एक्शन के फ्रीक्वेंट नेचर को दिखाती है। अगर वर्ब और एक्शन आपका फ्रीक्वेंट नेचर का है और फ्रीक्वेंट नेचर को रिफर करने के लिए आप इंडेफिनिट स्टेट का यूज करते हैं, तो आपको सेंटेंस के जो वर्ब है, जो एक्शन है, वो इंडेफिनिट स्टेट में लगाना होता है। कई बार एडवर्ब ऐसी होती हैं जो गोइंग ऑननेस को दिखाती हैं, कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करते हैं, तो वहां पर कंटिन्यूटी स्टेट को यूज करना पड़ता है, वर्ब की कंटिन्यूअस स्टेट को यूज करना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि सेंटेंस के इतने पार्ट को देखकर कोई नहीं बता सकता कि यहाँ पर इंडेफिनिट स्टेट आनी चाहिए या कंटिन्यूअस स्टेट आनी चाहिए। लेकिन हाँ, वाज एक्सप्लेन तो गलत है। या तो वाज एक्सप्लेनिंग होगा कंटिन्यूअस में, या फिर हैज, हैव परफेक्ट में ले जाओ, मतलब वाज एक्सप्लेन गलत है। या तो वाज एक्सप्लेनिंग लिखो अगर कंटिन्यूअस स्टेट में लिखा जा सकता है तो, वरना तो वर्ब की कोई और स्टेट लगाओ। तो गलती तो यहाँ है, लेकिन इंप्रूवमेंट क्या होना चाहिए, करेक्शन क्या होना चाहिए, उसके लिए पूरा सेंटेंस हमें पढ़ना पड़ेगा। देखिए रीतु, उसके बाद यहाँ पर गलती है, वाज एक्सप्लेन की जगह कुछ और होगा, अभी बताएंगे क्या होगा। और एक्सप्लेन चूंकि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया जो कि नाउन है। कॉमन काउंटेबल नाउन था तो हमने प्लूरल में लिख दिया। ऑफ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद लिखा गया है उसका ऑब्जेक्ट, जो कि एक वर्ब थी, तो वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिखकर हमने क्या बना दिया, जीरेंड बना दिया। जीरेंड नाउन के फंक्शन में काम करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। और ये जो प्रीपोजिशन फ्रेज है, ये लगा दी हमने बेनिफिट्स के लिए, बेनिफिट्स को मॉडिफाई करने के लिए कि हम किसके बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। तो वो जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है हमारी ऑफ डूइंग, ये हो गई बेनिफिट्स के लिए एक एडजेक्टिव फ्रेज। अब देखिए डूइंग जीरेंड तो बन गया, लेकिन बेसिक रूप से वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, और वर्ब का एट्रीब्यूट जब हम उसमें चेक करते हैं तो हम पाते हैं कि डूइंग खुद एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। चूंकि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आना निश्चित है, और वो ऑब्जेक्ट लिखा है योगा, जो कि एक नाउन है। एट लीस्ट 4 times a week, ये जो फ्रेज यहां पर लिखी हुई है, इस पूरी फ्रेज को आप एक साथ पढ़ने की कोशिश करें। इसकी स्ट्रक्चर को मैं भी आपको तोड़कर समझाऊंगा, एक एक चीज डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एट लीस्ट 4 times a week, इतनी पूरी फ्रेज पढ़कर आपको एक सेंस आ रहा होगा दिमाग में कि ये एक वीक में कम से कम 4 बार होने वाली बात कुछ कर रही है। कोई एक्शन एक वीक में 4 बार, तो अगर 4 बार एक वीक में हो रहा है तो बार बार हो रहा है। 4 बार का मतलब एक से ज्यादा बार हो रहा है, 2 बार 3 बार 4 बार हो गया। तो यहां पर आ जाता है फ्रीक्वेंसी का सेंस, मतलब ये जो फ्रेज लगाई गई है ये एक तरह की एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और अगर एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है तो हमें लगाना चाहिए वर्ब को फ्रीक्वेंट नेचर को एक्सप्रेस करने के लिए। और फ्रीक्वेंट नेचर को एक्सप्रेस हम वर्ब के द्वारा तब कर पाते हैं जब हम इंडेफिनिट स्टेट का प्रयोग करते हैं। लेकिन कौन सी वाली इंडेफिनिट लगानी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगानी है, पास्ट इंडेफिनिट लगानी है, फ्यूचर इंडेफिनिट लगानी है, इसका अभी भी कोई रेफरेंस नहीं है। देखिए एडवर्ब फ्रीक्वेंसी वर्ब की स्टेट तो बता देती है कि वर्ब या एक्शन फ्रीक्वेंट नेचर का होना है, और फ्रीक्वेंट नेचर के होने की वजह से इसको इंडेफिनिट स्टेट में लिखा जाना है। लेकिन ये टेंस के बारे में कई बार इंफॉर्मेशन नहीं देती, तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पर फ्री होते हैं, चाहे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएं तो भी सही है, पास्ट इंडेफिनिट लगाएं तो भी सही है, फ्यूचर इंडेफिनिट लगाएं तो भी सही है। देखिए ये आपकी टाइमलाइन है, और टाइमलाइन में जिस टाइम पर आपने रिपोर्ट किया सेंटेंस को, वही प्रेजेंट का टाइम होता है।
और ये वो रिपोर्ट टाइम है, मतलब वो समय जब आपने सेंटेंस किसी से कहा या लिखा, और यही बस प्रेजेंट का टाइम होता है। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो एक्शन है फ्रीक्वेंट नेचर का है और टाइम इंडिपेंडेंट है। पहले जिस टाइम पे कहा गया इस सेंटेंस को, उससे पहले भी ये हुआ है और उसके बाद भी होगा। कुछ कह नहीं सकते इसके टाइम के बारे में, परमानेंट नेचर का या टाइम इंडिपेंडेंट कर देते हैं आप इस एक्शन को। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस में वास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं, एक्सप्लेन्ड कर देते हैं, एक्सप्लेन्स की जगह एक्सप्लेन्ड अगर आप करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये एक्शन किसी समय में पास्ट में फ्रिक्वेंट था और एक हफ्ते में 4 बार होता था, इतनी ड्यूरेशन में। अगर आप फ्यूचर इंडेफिनिट लगा रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में ये एक्शन फ्रीक्वेंट रहेगा किसी टाइम पीरियड के लिए, वो किसके लिए वो हमें पता नहीं, लेकिन फ्यूचर में ये फ्रीक्वेंट रहेगा, हफ्ते में 4 बार होगा। ये एक वीक हो गया, फिर अगले वीक में 4 बार, फिर अगले वीक में 4 बार, ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लगा सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी, फ्यूचर इंडेफिनिट भी। बात कर रहा था मैं एटलीस्ट 4 टाइम्स से वीक की। ये क्या फ्रेज लिखी हुई है और क्या इसकी स्ट्रक्चर है, किस तरह से इसको यूज करना चाहिए। देखिए, एटलीस्ट एक एडवर्ब है और ये एडवर्ब लगाया गया है फॉर डिटर्मिनर के लिए। ये फॉर हो गया डिटर्मिनर। किसी डिटर्मिनर को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब्स को लगाया जा सकता है। एटलीस्ट का क्या मीनिंग होता है मैं भी बताऊंगा, पहले थोड़ी सी स्ट्रक्चर, इसकी ओवरऑल जनरल सेंस में एक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट एक एडवर्ब फ्रेज है और इस एडवर्ब फ्रेज को लगाया गया है फॉर के लिए, किसी मिनिमम लिमिट को ये रिफर करती है, तो इसको लगाया गया है डिटर्मिनर फॉर के लिए। और डिटर्मिनर फॉर को लगाया गया है इस नाउन के नंबर को डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि 4 की बात कर रहे हैं तो हमने टाइम्स कर दिया। यहां पर एक प्रीपोजिशन होना चाहिए था इन स्ट्रक्चर में, जिसको हमने इलिप्टिकल कंस्ट्रक्शन की वजह से, इलिप्सिस की वजह से एलिमिनेट कर दिया। सेंटेंस की स्ट्रक्चर से वो वर्ड हटाए जा सकते हैं जिनका समझना सेंटेंस के या सिचुएशन के कंटेक्स्ट पर डिपेंड करता हो। जिन चीज़ों को, जिन शब्दों के मीनिंग को सेंटेंस के कंटेक्स्ट से, सिचुएशन के सिनेरियो के कंटेक्स्ट से लिसनर या रीडर समझ सकता है, उनको इलिप्टिकल कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करके हम हटा देते हैं और उसके बाद भी सेंटेंस की सिंटैक्स मीनिंगफुल रहती है। भाई 4 टाइम्स की बात कर रहे हो तो एक वीक में तो बात कर रहे हो, तो इन प्रीपोजिशन यहां पर अंडरस्टूड है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अ वीक हो रहा होगा। ठीक है, इस तरह से जो पूरी की पूरी फ्रेज है ये किसी एक्शन के फ्रीक्वेंसी को बता रही है कि कोई एक्शन एक वीक में, ये 7 दिन है, 7 दिन में 4 बार होता है। इस दिन हो जाएगा, इस दिन हो सकता है, फिर यहाँ कोई से भी 4 दिन हो सकता है, वो डेफिनेट नहीं है कि कौन से वाले 4 दिन। इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर के बारे में मैं एक इंफॉर्मेशन और आपको देना चाहता हूं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। एट लीस्ट 4 टाइम्स अ वीक, क्या बताया मैंने, एट लीस्ट एक एडवर्ब है। अब देखो, जब आप इसकी स्ट्रक्चर की बात करोगे, यहां पर 2 आर से लिख देता हूं मैं एटलीस्ट अलग से। जब आप इसकी स्ट्रक्चर की बात करोगे, पहले तो एटलीस्ट का मीनिंग देख लेते हैं। एटलीस्ट का मीनिंग होता है नॉट लेस देन, नॉट लेस देन, ये इसका मीनिंग होता है। मीनिंग में जो देन प्रीपोजिशन आ रहा है इसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि यहां पर एटलीस्ट 4 का मतलब नॉट लेस देन 4, एटलीस्ट 4 का मतलब नॉट लेस देन 4, या तो 4 होगा या 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। वीक की बात हो रही है तो 7 पे रुक जाएंगे। कुछ और, कोई और हमारे पास टाइम फ्रेम होता, ए मंथ होता, तो 20, 21, 30, 31 तक भी जा सकता था। ए वीक की जगह अ ईयर लिखा होता तो 200, 250, 365 तक जा सकता था। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब होता है नॉट लेस देन। अब यहाँ पर 4 की बात हो रही है तो 4 इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यानी कि 4 या 4 से ज्यादा की बात यहाँ पर हो रही है। और ये एट लीस्ट, ये इसका मीनिंग हो गया। एटलीस्ट का फंक्शन क्या है, ये क्या रिफर कर रहा है, ये रिफर कर रहा है किसी अमाउंट या नंबर के मिनिमम लिमिट को, कि मिनिमम 4 होगा, इससे ज्यादा आप कितना भी ले सकते हैं। तो ये किसी नंबर या अमाउंट के
मिनिमम लिमिट को रिफर करता है। ये भी मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, किसी नंबर या अमाउंट के, इसी तरह से आपको दिमाग लगाना है। मैं इतनी मेहनत इसीलिए कर रहा हूँ, मेरी वीडियो जो 1 घंटे की, 1 घंटे 10 मिनट की, 1 घंटे 20 मिनट की बन रही है, वो आपकी समझ को इम्प्रूव करने के लिए बन रही है। यही सेंटेंस मैं 20-25 मिनट में समझा कर निकल सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सोचना समझना सीखें, आप मेमोरी कार्ड ना बने। मैं बच्चों के, स्टूडेंट्स के मेमोरी कार्ड बनने के सख्त खिलाफ हूं। तो एटलीस्ट जो है नोट लेस देन, इसका मीनिंग होता है, और ये किसी नंबर या अमाउंट के मिनिमम लिमिट को रिफर करने के लिए ये इसका फंक्शन हो गया, मिनिमम लिमिट को रिफर करता है। ये इसका फंक्शन हो गया कि ये किस फंक्शन में होता है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो एट को आप प्रीपोजिशन कंसीडर करने की कोशिश करोगे, और इसको अगर प्रीपोजिशन कंसीडर कर लिया तो फिर आप ये कहोगे कि इसके बाद लिखा हो जो लीस्ट है वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या ये ऑब्जेक्ट हो सकता है? देख लेते हैं। लीस्ट जो वर्ड है वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, और प्रोनाउन भी हो सकता है। अब देखिए, लीस्ट वर्ड जब एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है तो वो लिटिल का सुपरलेटिव डिग्री होता है। लिटिल कंपैरेटिव हो गया लेस, सुपरलेटिव हो गया लीस्ट। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री होता है, सुपरलेटिव। आज मेरी राइटिंग भी कुछ ज्यादा सही आ रही है, आज मेरा मूड सही है। लीस्ट जब एडजेक्टिव या एडवर्ब के फंक्शन में होगा तो वो सुपरलेटिव डिग्री होता है किसकी? लिटिल की। लिटिल, लेस और लीस्ट। ठीक है, जब ये प्रोनाउन होता है तब भी ये किसी अमाउंट या नंबर की स्मॉलेस्ट यूनिट को रिफर करता है। क्योंकि ये स्मॉलेस्ट यूनिट को रिफर कर रहा है तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि खुद एक सुपरलेटिव डिग्री को रिफर कर रही है, ये भी एक स्पेसिफिक डेफिनिट यूनिट हो जाती है। और चूंकि स्पेसिफिक या डेफिनिट यूनिट हो जाती है तो इस लीस्ट के साथ इस सिचुएशन में लगाया जाता है द लीस्ट। लीस्ट, अगर लीस्ट को प्रोनाउन कंसीडर करोगे तो द लीस्ट लिखकर ही क्या आता है। जब एडजेक्टिव होगा तो द आर्टिकल उसके साथ आ ही जाएगा, एडवर्ब के फंक्शन में है तो द आर्टिकल का कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब यह है कि लीस्ट जब प्रोनाउन होता है तो प्रोनाउन के फंक्शन में भी ये किसी नंबर या अमाउंट की स्मॉलेस्ट यूनिट को रिफर करता है। स्मॉलेस्ट यूनिट खुद अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री को कन्वे, सुपरलेटिव डिग्री का मीनिंग कन्वे कर रही है, इसीलिए डेफिनिट या स्पेसिफिक मीनिंग में आ जाती है तो हम द लीस्ट लिखते हैं। लेकिन प्रीपोजिशन के बाद अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो लीस्ट को एडजेक्टिव या एडवर्ब कंसीडर किया नहीं जा सकता। प्रोनाउन कंसीडर करोगे तो यहां पर द आर्टिकल लगाने की कोशिश करोगे, यहां पर द आर्टिकल लगाने की कोशिश करोगे तो जो फ्रेज है आपकी वो तो खराब हो गई, जो एडवर्ब फ्रेज है वो खराब हो गई। एट द लीस्ट कुछ नहीं होता है, एट लीस्ट होता है। एट द लीस्ट जैसा कुछ नहीं होता। एट द लीस्ट कोई एडवर्ब फ्रेज नहीं होती। हाँ, यहां पर लीस्ट को एडजेक्टिव कंसीडर करके यहां पर कोई नाउन लिखने की कोशिश करो और इस एट प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखो, वो एक अलग स्ट्रक्चर हो गई, वो आपने लीस्ट को एडजेक्टिव की तरह यूज कर लिया। एट द लीस्ट नहीं होता है, एट लीस्ट एक एडवर्ब फ्रेज होती है जो कि मिनिमम लिमिट को रिफर करती है किसी अमाउंट या नंबर के, और वो अमाउंट या नंबर कोई डिटर्मिनर वगैरह ही कुछ लगा होता है किसी नाउन से पहले। तो ये क्या किया जा रहा है? एट लीस्ट दोनों ही वर्ड, ये पूरी की पूरी फ्रेज अपने सिंटैक्टिकल स्कोप से, ग्रामर का जो सिंटैक्ट, हम लॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उस सिंटैक्टिकल स्कोप से बाहर चली गई, उसके बियॉन्ड चली गई। सिंटैक्टिकल स्कोप के बाहर जाने की वजह से ये एटलीस्ट को इडियोमेटिक एक्सप्रेशन माना जाता है कि ये जो एटलीस्ट आपकी फ्रेज है जिसको आप एडवर्ब कह रहे हो, ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेस करता है एक मिनिमम लिमिट को, किसी नंबर या अमाउंट की मिनिमम लिमिट को, और ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन एट लीस्ट ये होता है एडवर्ब फ्रेज। इसको एडवर्ब फ्रेज कंसीडर किया जाता है। अब जिस प्रकार से एट लीस्ट हो सकता है उसी प्रकार से एट मोस्ट भी संभव है। ठीक है, एट मोस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? मोर, नॉट मोर देन समथिंग। एट मोस्ट का मतलब हो जाएगा, चलिए दूसरा बोर्ड ले लेते हैं, कोई बात नहीं। एट मोस्ट का मतलब हो जाएगा
अरे नॉट मोर देन, और ये क्या रिफर करता है, ये किसी नंबर या अमाउंट की मैक्सिमम लिमिट को रिफर करेगा कि इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, इतना होगा या इससे कम होगा, मैक्सिमम लिमिट को रिफर करेगा। कई बार आपके सामने इस तरह से लिखा हुआ आ जाए एट लीस्ट, दो वर्ड अलग अलग ना लिखकर एक ही वर्ड बना दिया, तो ये एक स्पेलिंग मिस्टेक है, ये गलत होता है। इसी प्रकार से एट मोस्ट, ये भी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने बताया था कि एटलीस्ट का मतलब है नोट लेस देन, तो आप एटलीस्ट की जगह नोट लेस देन भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते थे सेंटेंस में नोट लेस देन 4 टाइम्स अ वीक। उस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो, लेस को एडवर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। नोट एक एडवर्ब हो गया इसका निगेशन करने के लिए, देन प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया 4 टाइम्स, और इनका मीनिंग अभी भी यहाँ अंडरस्टूड है, और अ वीक वो टाइम फ्रेम हो गया जो इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता था। तो इस प्रकार से एटलीस्ट 4 टाइम्स ए वीक को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। हालांकि ये दोनों ही स्ट्रक्चर एटलीस्ट 4 टाइम्स ए वीक और नॉट लेस देन 4 टाइम्स ए वीक एक दूसरे के सिनोनियम कंसीडर किए जा सकते हैं, एक जैसे मीनिंग को, एक सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने में माने जा सकते हैं, लेकिन दोनों ही स्ट्रक्चर सिंटैक्टिकली अलग हैं। तो ये हुआ आपका 81। 82 पर चल लेते हैं। After 70 years of independence, many socio-economic problems is still remaining to be solved in India। देखो कितना अच्छा सेंटेंस है, बहुत कुछ है इस सेंटेंस में बताने के लिए। अगर आप मुझसे जल्दबाजी ना करें ना तो मैं आपकी खोपड़ी खोल दूं। आफ्टर यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया और प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट 70 ईयर्स। चूंकि ईयर एक नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है 70, और वो नाउन जो है काउंटेबल नाउन है, तो हमने 70 लगाया एक डिटरमिनर जो कि कार्डिनल नेचर का डिटरमिनर है। नंबर हमने लगाया कार्डिनल नंबर, और चूंकि मोर देन 1 है तो हमने इसको प्लूरल कर दिया। आफ्टर 70 ईयर्स, ये प्रीपोजिशन हो गई, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई। ऑफ इंडिपेंडेंस, एक और प्रीपोजिशन लगाई गई, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया इंडिपेंडेंस, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाई गई इन ईयर्स के बारे में बताने के लिए। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई एडजेक्टिव फ्रेज, और ये वाली जो प्रीपोजिशनल फ्रेज थी ये हो गई एडवर्ब फ्रेज। क्या बता रही है, ये टाइम बता रही है, एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रेज हो गई। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ छोटा छोटा, एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रेज ये हो गई। किसका टाइम बता रही है, ये जो भी एक्शन है, जो भी वर्ब है उसका टाइम बता रही है। ठीक है, ये पूरी फ्रेज ही एडवर्ब टाइम कंसीडर की जा सकती है, क्योंकि ये तो उसका पार्ट ही है ना, मेन तो वही है, जो मेन है उसी के हिसाब से पूरी फ्रेज कही जाएगी। मैनी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स हमारी हो गई नाउन, सोशियो इकोनॉमिक लगा है नाउन मॉडिफायर यानी कि एडजेक्टिव के फंक्शन में है। मैनी लगा दिया हमने एक डिटरमिनर जो कि काउंटेबल नाउन के साथ लगाया जाता है। काउंटेबल नाउन था हमारा प्रॉब्लम, तो हमने उसको प्रॉब्लम्स कर दिया, क्योंकि मैनी का मतलब है मोर देन 1। इज स्टिल रिमेनिंग, देखो प्रॉब्लम्स अगर हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा है तो पहली बात तो इज नहीं आनी चाहिए थी, आर आनी चाहिए थी, बेसिक सी बात है। और आर यहाँ पर बी की फॉर्म यूज की गई है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब ये है और मेन वर्ब हमारी ये लगी हुई है। और स्टिल जो लगा हुआ है वो एक एडवर्ब है जो किसी कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करता है। कोई एक्शन अगर पहले भी कंटिन्यूटी में था और अभी भी कंटिन्यूटी में है तो उस एक्शन को हम स्टिल लगाकर मॉडिफाई कर सकते हैं। उस वर्ब से पहले हम एडवर्ब लगा सकते हैं स्टिल। स्टिल का मतलब है कि कोई चीज अभी भी कंटिन्यूएशन में है, अभी भी कंटिन्यूड है, पहले भी एग्जिस्टेंस में थी कोई स्टेट, अभी भी एग्जिस्टेंस में है, कोई एक्शन पहले भी चल रहा था अभी भी चल रहा है, तो ऐसे एक्शन को रिफर करने के लिए हम स्टिल एडवर्ब का प्रयोग कर लेते हैं। स्टिल के बारे में पहले डिटेल में बता चुका हूं। स्टिल एडवर्ब के फंक्शन में एक कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करता है। इसके अलावा स्टिल एडजेक्टिव भी हो सकता है। जब स्टिल एडजेक्टिव होगा तो उसका मतलब होगा स्थिर, नॉट मूविंग। जैसे मैं
जैसे मैं किसी रुके हुए पानी को देखकर कह दूं स्टिल वाटर, रुकी हुई हवा को देखकर कह दूं, जो हवा फ्लो ना हो रही हो उसको कह दूं स्टिल एयर। इसके अलावा स्टिल नाउन भी हो सकता है। स्टिल जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है क्वाइटनेस, शांति, अब्सेंस ऑफ नॉइज। ठीक है, तो ये बातें मैं पहले बता चुका हूं, इसलिए अब इस पर टाइम नहीं लगाएंगे। रिमेनिंग के बारे में बात कर लें। यहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए रिमेन के बारे में बात करना जरूरी है, यूं ही आपका समय नहीं ले रहा हूं। रिमेन, देखिए रिमेन जो वर्ब है इसका मीनिंग है टू स्टे इन द सेम प्लेस, पोजीशन, स्टेट और कंडीशन। टू स्टे इन द सेम प्लेस, पोजीशन, स्टेट और कंडीशन। आप किसी इस पोजीशन पर हैं और अभी भी इसी पोजीशन पर रह गए, इसका मतलब आप स्टे कर गए। ठीक है, उसी सेम पोजीशन पर, उसी सेम प्लेस पर, उसी सेम स्टेट में आपने स्टे कर दिया, आपने क्या किया, रिमेन कर दिया। तो ये जो रिमेन वर्ब है ये लिंकिंग नेचर की वर्ब है। अब लिंकिंग नेचर की वर्ब करती क्या है, लिंक करती है कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया सी रिमेन साइलेंट। अब देखिए रिमेन जो है लिंकिंग नेचर की वर्ब है, लिंकिंग नेचर की वर्ब होने की वजह से इसके बाद जो वर्ड लिखा गया वो एक एडजेक्टिव है जो कि भली भांति कॉम्प्लीमेंट की तरह इस्तेमाल हो जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने के लिए सब्जेक्ट से लगाई गई है लिंकिंग वर्ब। सी रिमेन साइलेंट का मतलब क्या था, वो पहले ही साइलेंट थी और उसी पोजीशन में स्टे कर गई, उसी कंडीशन, उसी स्टेट में, उसी अवस्था में वो स्टे कर गई। पहले भी साइलेंट थी, अभी भी साइलेंट रही, यही तो मतलब है, स्टे कर गई उसी स्टेट में, उसी कंडीशन में। सी रिमेन साइलेंट, रिमेन हो गया लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद लगा है कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव है जो कि, और साइलेंट, और ये लगाया गया है सी को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए लिंकिंग वर्ब के द्वारा लिंक कर। उसी तरह से मैं एक और एग्जाम्पल लिख सकता हूं। मैंने लिखा द प्रॉब्लम्स रिमेन्ड टू बी सॉल्व्ड। प्रॉब्लम्स आपका सब्जेक्ट हो गया, रिमेन्ड हो गई लिंकिंग वर्ब, चूंकि लिंकिंग वर्ब लगी है तो आगे लिखा हुआ जो वर्ड होगा, जो फ्रेज होगी वो होगी कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट लिखा है टू बी सोल्ड, जो कि अपने आप में एक इन्फिनेटिव है। एक्चुअली में पैसिव इन्फिनेटिव है। पैसिव इन्फिनेटिव क्या होता है अभी 2-3 मिनट में बताऊंगा। इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव चूंकि नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकते हैं, तो ये जो इन्फिनेटिव है ये कॉम्प्लीमेंट भी बन सकते हैं। भाई एडजेक्टिव के फंक्शन में मान लोगे तो भी कॉम्प्लीमेंट बना दोगे, नाउन के फंक्शन में मान लोगे तो भी कॉम्प्लीमेंट बना दोगे, एडजेक्टिव के फंक्शन में मानना ज्यादा सही है। कुछ भी कंसीडर कर लो, नाउन कंसीडर कर लो, इन्फिनेटिव को, एडजेक्टिव कंसीडर कर लो, कॉम्प्लीमेंट वो बन सकता है सब्जेक्ट प्रॉब्लम्स के लिए। रिमेन लिंकिंग वर्ब ने उसे लिंक कर दिया। अब एक और सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा और वो ये है, आफ्टर द अर्थक्वेक ओनली द फाउंडेशन ऑफ द टेम्पल रिमेन्ड। फाउंडेशन का मतलब नींव। कोई भी बिल्डिंग जब बनाई जाती है तो पहले उसकी नींव डाली जाती है जमीन खोदकर, उस नींव को फाउंडेशन कहते हैं। तो आफ्टर द अर्थक्वेक ओनली द फाउंडेशन ऑफ द टेम्पल रिमेन्ड, मतलब बाकी चीजें गिर गई, टेम्पल की बाकी चीजें गिर गई, छत गिर गई, दीवारें गिर गई, बट फाउंडेशन रही, जो नींव थी वो रही। तो रिमेन्ड का यहाँ पर क्या मतलब है, रिमेन्ड का मतलब वही है कि कोई चीज जो है उसी पोजीशन में स्टे कर गई, रुक गई, रह गई, बची रह गई, बाकी चीजें गिर गई। लेकिन रिमेन यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल ना होकर वो इस्तेमाल हुई है एक इंट्रांजिटिव एक्शन वर्ब की तरह, और इंट्रांजिटिव एक्शन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुई है, इसलिए इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया। भाई लिंकिंग वर्ब होती तो इसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता ना, कॉम्प्लीमेंट कोई लिखा हुआ है नहीं, इसका मतलब रिमेन यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं हुई है, एक्शन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुई है। और एक्शन वर्ब है तो उसमें भी इंट्रांजिटिव नेचर का एक्शन है, क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। तो ये कह सकते हैं कि आपकी जो
रिमेन वर्ब है वो लिंकिंग वर्ब भी हो जाती है और एक्शन वर्ब भी हो जाती है। लेकिन एक चीज आप जरा ध्यान दें, रिमेन वर्ब चाहे लिंकिंग नेचर की वर्ब हो चाहे एक्शन नेचर की वर्ब हो, वो स्टेटिव वर्ब के फंक्शन में होती है। स्टेटिव वर्ब देखिए, लिंकिंग वर्ब, स्टेटिव वर्ब, एक्शन वर्ब, ये इनके बीच का जो डिफरेंस है, ये क्या होती है, इनके फंक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे से कैसे अलग होती है, इन्हें कैसे पहचाना जाना चाहिए, कैसे इनकी पहचान होनी चाहिए, क्या इनका फंक्शन होगा, किस तरह की स्ट्रक्चर इनके साथ हम यूज करेंगे, ये मैं वर्ब चैप्टर में समझा चुका हूं। आप इसी चैनल के वर्ब चैप्टर की प्लेलिस्ट को आज ही खोलें और आज ही से उसको पूरी को देख दें। 2-4 दिन, 6 दिन, 7 दिन आपको लगेंगे पूरी प्लेलिस्ट को देखने में। 12-13 मेरे से उसमें लेक्चर है ख्याल से, तो वो लेक्चर आप जरूरी देखें, वो मस्ट वॉच, वो फाउंडेशनल लेक्चर हैं। वो इसीलिए मैंने सबसे पहले डिस्कस किए क्योंकि वर्ब किसी भी सेंटेंस की, स्पीच की बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है। वर्ब के बिना कोई सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। रिमेन लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब होने के साथ साथ एक स्टेटिव वर्ब भी होती है, और स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो किसी स्टेट या कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए लगाई जाती है। यहाँ भी हम एक स्टेट को एक्सप्रेस कर रहे थे, यहाँ भी हमने एक स्टेट या कंडीशन को एक्सप्रेस किया कि प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाना है, मतलब वो इस कंडीशन में है। यहाँ भी हम किसी स्टेट या कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि रिमेन को चाहे लिंकिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करो या एक्शन वर्ब की तरह इस्तेमाल करो, वो स्टेटिव वर्ब के फंक्शन में भी होती है। स्टेटिव वर्ब होती क्या है, देखिए स्टेटिव वर्ब के बारे में मैं ब्रीफ में थोड़ा बता देता हूँ। वैसे तो मैं लिंकिंग वर्ब, स्टेटिव वर्ब पे पिछले कई सारे लेक्चर में डिटेल में बात कर चुका हूँ, और अगर आपको डिटेल में जानना है, और आपको जानना ही चाहिए, मेरा ये सजेशन है आपको, तो इसी चैनल की वर्ब चैप्टर की प्लेलिस्ट आप पूरी देख लें, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होते हैं जो हर सेंटेंस में आपको अप्लाई होते हुए दिखेंगे। स्टेटिव वर्ब क्या होती है, देखिए स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो किसी स्टेट या कंडीशन को एक्सप्रेस करती हैं। अब स्टेट में या तो आप होते हो या नहीं होते हो, ये किसी ऑन गोइंग प्रोसेस को नहीं दिखाती, ये किसी ऑन गोइंग नेचर को नहीं दिखाती। जैसे एक एग्जाम्पल मैं हमेशा देखता हूं, आई लव यू, तो आई एम लविंग यू आपने कभी यूज नहीं किया होगा, आप आई लव यू यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि लव एक स्टेटिव वर्ब है। लव एक स्टेट को, एक कंडीशन को एक्सप्रेस करती है। आप इस स्टेट में या तो होते हैं या आप इस स्टेट में नहीं होते। इस स्टेट में जा रहा हूं या जा रहा था वाली सिचुएशन नहीं होती। ये ऐसी वर्ब होती है जो किसी ऑन गोइंग एक्शन को, किसी गोइंग ऑन एक्शन को नहीं दिखा सकती, किसी मूवमेंट को नहीं दिखा सकती, किसी चेंज को नहीं दिखा सकती। इसीलिए स्टेटिव वर्ब को कंटिन्यूअस स्टेट में नहीं लिखा जा सकता। ये इंडेफिनिट स्टेट में आ सकती है, परफेक्ट स्टेट में आ सकती है। कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट में स्टेटिव वर्ब्स को नहीं लिखा जा सकता। मैंने एक दिन किसी लेक्चर में बहुत सारी स्टेटिव वर्ब्स आपको लिखवाई भी थी। जो मेरे स्टूडेंट्स रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है मेरे इस प्रयास से। मेरी सारी वीडियोस रेगुलर देखिए और सीक्वेंस में देखिए, जिस सीक्वेंस में मैं डाल रहा हूं उसी सीक्वेंस में देखते रहिए। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? लिंकिंग वर्ब का फंक्शन सीधा है। लिंकिंग वर्ब लगाई जाती है अपने कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक करने के लिए। स्टेटिव वर्ब का फंक्शन अलग है। स्टेटिव वर्ब क्या होती है? स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो किसी स्टेट को या किसी कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए लगाई जाती हैं। किसी स्टेट या किसी कंडीशन को एक्सप्रेस करती हैं। ये किसी गोइंग ऑननेस को नहीं दिखाती, ये किसी चेंज को नहीं दिखा सकती, ये किसी मूवमेंट को नहीं दिखा सकती। इसीलिए ये वर्ब कंटिन्यूअस स्टेट में नहीं लिखी जा सकती। कंटिन्यूअस स्टेट के द्वारा इनको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। कंटिन्यूअस स्टेट में जिन एक्शंस को लिखा जा सकता है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म में जिन एक्शंस को लिखा जा सकता है, वो डायनेमिक नेचर की वर्ब होती है। डायनेमिक एक्शन होते हैं वो एक्शन जो गतिशीलता को रिप्रेजेंट कर सके। डायनेमिक एक्शन, डायनेमिक नेचर की वर्ब उन्हें कहा जाता है। तो उन डायनेमिक नेचर की वर्ब को कंटिन्यूअस स्टेट में लिखा जा सकता है। स्टेटिव वर्ब को नहीं लिखा जा सकता कंटिन्यूअस स्टेट में। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। अब आप एक सिचुएशन सोचिए, स्टेटिव वर्ब स्टेट या कंडीशन को एक्सप्रेस करती हैं, कंटिन्यूअस स्टेट में इनको नहीं लिखा जा सकता। और लिंकिंग वर्ब लगाई जाती हैं कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक करने के लिए। लेकिन अगर आपका कॉम्प्लीमेंट
कोई ऐसा वर्ड है, कोई ऐसा फ्रेज है जो किसी स्टेट या कंडीशन को एक्सप्रेस कर सकता है, तो इसका मतलब आपकी लिंकिंग वर्ब भी इस सिचुएशन में स्टेटिव वर्ब के फंक्शन में आ गई। ये बात हो रही है उस वर्ब के फंक्शन की। वो लिंकिंग वर्ब है क्योंकि उसका फंक्शन है लिंक करना, लेकिन जिसको लिंक किया हो वो कॉम्प्लीमेंट, स्टेट या कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहा है, तो लिंकिंग वर्ब अब स्टेटिव वर्ब भी कही जा सकती है। तो कुछ लिंकिंग वर्ब को स्टेटिव वर्ब कहा जा सकता है, लेकिन सारी लिंकिंग वर्ब स्टेटिव वर्ब हो सकती हैं ये नहीं कहा जा सकता, या सारी स्टेटिव वर्ब लिंकिंग वर्ब होती हैं ये भी संभव नहीं है। कुछ लिंकिंग वर्ब जो किसी स्टेट या कंडीशन को जोड़ने के लिए लगाई गई हो, लिंक करने के लिए लगाई गई हो, उस सिचुएशन में वो स्टेटिव वर्ब के फंक्शन में भी आ जाती है, लेकिन सभी लिंकिंग वर्ब को स्टेटिव वर्ब नहीं कहा जा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, यहां पर लिखवा देता हूं। सम लिंकिंग वर्ब्स में बी स्टेटिव वर्ब्स but not all linking verbs are stative verbs, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसका अपोजिट भी ट्रू है। आप ये भी नहीं कह सकते कि सारी स्टेटिव वर्ब लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। फंक्शन को देखें और फंक्शन के आधार पर तय करें। तो ये बात हो गई रिमेन वर्ब की, कि रिमेन वर्ब जो है हमारी वो लिंकिंग वर्ब भी है, एक्शन वर्ब भी हो सकती है, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में वो स्टेटिव वर्ब के फंक्शन में होती है। चूंकि वो स्टेटिव वर्ब के फंक्शन में होती है इसलिए उसको कंटिन्यूअस स्टेट में नहीं लिखा जा सकता, और आपके एग्जामिनर ने कंटिन्यूअस स्टेट में लिखा हुआ है रिमेन को। तो यहां पर भी जो है एक गलती है, यहां पर भी एक इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। यहां भी सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है इसमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, लेकिन चूंकि बड़ी गलती ये है तो इस वाली गलती को हमें इग्नोर करना होगा, एग्जामिनर को माफ करना होगा। कई बार हमारे इस एप्टीट्यूड को जानने के लिए भी सेंटेंसेस को, इस तरह के एग्जाम्पल्स को लिखा जाता है कि हम कौन सी वाली एरर को इग्नोर कर सकते हैं और कौन सी वाली गलती हमें पकड़नी है, बतानी है। किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इज लगाना बड़ी गलती है, यहां पर एग्जामिनर को इग्नोर किया जा सकता है। हालांकि गलती यहां भी है, यहां पर भी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। रिमेनिंग नहीं होना चाहिए था, लेकिन रिमेनिंग को किसी और स्टेट में अब आप लिख भी नहीं सकते, क्योंकि आपने उससे रिलेटेड जो हेल्पिंग वर्ब थी वो वहां लगाई हुई है। दोनों अगर एक ही पार्ट में होती तो मैं इज रिमेनिंग को हटाकर रिमेन्स कर देता, रिमेन्स हो जाती प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, आगे की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब देखिए रिमेन जो वर्ब है, अब आप इसको लिंकिंग वर्ब कंसीडर करोगे। अब आप इसको अगर लिंकिंग वर्ब, इस सिचुएशन में दोनों ही कंसीडर की जा सकती है। अगर आप इसको लिंकिंग वर्ब कंसीडर करोगे तो इसके बाद जो भी लिखा हुआ है वो कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, और कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। ये क्या स्ट्रक्चर है भाई? टू प्लस V1 हमने सुना था, लेकिन आप ले गए टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के स्ट्रक्चर में। टू बी ये इंफिनिटिव वाला पार्ट रहा, और चूंकि बी आपने लगाया था तो आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म भी इसमें लगा दी। ये क्या हुआ? देखिए ये लिखा हुआ है आपके सामने पैसिव इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का ही पैसिव वर्जन लिखा हुआ है, इन्फिनिटिव को ही पैसिव स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, और वो इसलिए क्योंकि ये इन्फिनिटिव जिसका कॉम्प्लीमेंट था वो सब्जेक्ट, ये है प्रॉब्लम्स। टू बी सोल्व्ड को लिंक किया गया है प्रॉब्लम से, यानी कि ये जो सोल्व वर्ब है इन्फिनिटिव में ये यूज की गई है प्रॉब्लम के लिए। अब आप ध्यान से देखेंगे, दिमाग लगाएंगे अपना, तो बेसिक सेंस ये है कि प्रॉब्लम किसी को सोल्व नहीं करेगी, प्रॉब्लम को सोल्व करने की बात हो रही है किसी और के द्वारा। हमारे जो लॉ मेकर्स थे, हमारी जो अथॉरिटी थी, जो हमारी गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो रेस्पॉन्सिबल लोग थे, उनके द्वारा प्रॉब्लम को सोल्व की जानी चाहिए थी, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम सोल्व की जानी चाहिए थी। तो ये जो टू सोल्व यहां पर होना था, टू सोल्व, यही तो आपके हिसाब से इन्फिनिटिव यही तो होता टू सोल्व,
लेकिन टू सॉल्व इन्फिनेटिव कॉम्प्लीमेंट है प्रॉब्लम का, और टू सॉल्व में जो सोल्व वर्ब लगाई गई है वो प्रॉब्लम के लिए लगाई गई है, और प्रॉब्लम किसी को सोल्व नहीं करेगी, प्रॉब्लम को सोल्व करने की बात हुई है किसी और के द्वारा। एक्शन डन बाय समबडी एल्स, एक्शन डन बाय समबडी एल्स का जहां भी सेंस आ जाता है आप यूज करते हैं पैसिव स्ट्रक्चर। और इसी तरह से आप इन्फिनेटिव में भी टू V1 न लिखकर टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सोल्व को आप बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर पैसिव स्ट्रक्चर में ले आएंगे। तो आपने लिखा टू बी सोल्व, ये हो गया पैसिव इन्फिनेटिव। चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब थी पैसिव में आ गई तो अब ऑब्जेक्ट तो इसके बाद आएगा नहीं। इन इंडिया प्रीपोजिशन के बाद हो गया इसका ऑब्जेक्ट उस प्लेस को रिफर करने के लिए। अगर आप इसको लिंकिंग वर्ब ना कंसीडर करके इंट्रांजिटिव एक्शन कंसीडर कर लेते, इंट्रांजिटिव वर्ब कंसीडर कर लेते, तो भी ये पैसिव इन्फिनेटिव सही है। हालांकि इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट तो ये होगा नहीं, तो इसको अब नाउन तो कंसीडर कर नहीं सकते, कॉम्प्लीमेंट होता, कॉम्प्लीमेंट हो गया था लिंकिंग वर्ब के केस में, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट इसका होगा नहीं, तो नाउन तो है नहीं। ये अब क्या है, अब ये है एडवर्ब ऑफ रीजन। अब ये रिमेन वर्ब के पर्पस को, एडवर्ब ऑफ रीजन इन्फिनेटिव जो है एडवर्ब पर्पस या एडवर्ब ऑफ रीजन कंसीडर किए जाते हैं, तो ये रिमेन वर्ब के पर्पस को रिफर कर रहा है कि प्रॉब्लम जो रिमेन कर गई उनका पर्पस क्या था, सोल्व होना। तो यहां पर इन्फिनेटिव रिमेन वर्ब के पर्पस को रिफर कर रहा है, एडवर्ब पर्पस है, लेकिन इस सिचुएशन में भी सोल्व वर्ब लगाई तो प्रॉब्लम्स के लिए गई है, और प्रॉब्लम किसी को सोल्व करेगी नहीं, प्रॉब्लम को सोल्व किया जाना है। तो एक्शन डन बाय समबडी एल्स हो गया, एक्शन डन बाय समबडी एल्स हो गया, तो इसको पैसिव स्ट्रक्चर में पैसिव इन्फिनेटिव लगाकर लिखा जाना चाहिए। ये हो गया आपका सेंटेंस नंबर 82। आगे चल लेते हैं, 1 घंटा तो इन्हीं में निकल गया होगा 2 सेंटेंस में। 83, गुड़गांव इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स विच इज एट वंस लाइस स्ट्रेंथ। ओहो, ये लाइस क्या होता है यार, यहाँ पर इट्स लिखा होना चाहिए था, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं इसका ध्यान रखूंगा। ठीक है, डिपेंडिंग, डिपेंडिंग एक ही वर्ड है, 2 अलग अलग वर्ड नहीं है। मुझे अब ये प्रूफ रीडिंग करनी पड़ा करेगी इनकी। गुड़गांव इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स विच इज एट वंस इट्स स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस डिपेंडिंग अपॉन हाउ वन लुक्स एट इट। फटाफट कर लेते हैं, गुड़गांव एक सिटी का नाम है और किसी का प्रॉपर नाउन होता है, किसी का प्रॉपर नाम होता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन है यहाँ पर सिंगुलर, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। इज हो गई यहाँ पर लिंकिंग वर्ब, फुल हो गया उसके लिए एडजेक्टिव। फुल के साथ ऑफ प्रीपोजिशन को लगाया जाता है, फिल्ड के साथ लगाया जाता है विद को। ठीक है, फुल के साथ लगाया जाता है ऑफ को, ऑफ प्रीपोजिशन के बाद हो गया उसका ऑब्जेक्ट। टॉल बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स हो गया नाउन, टॉल लग गया एडजेक्टिव, बिल्डिंग्स नाउन के लिए। ये प्रीपोजिशन फ्रेज लगा दी हमने इस एडजेक्टिव के बारे में बताने के लिए। इस प्रीपोजिशन फ्रेज को मैं कहूंगा एडवर्ब फ्रेज, चूंकि एडजेक्टिव के बारे में बता रही है। विच लगाया हमने एक रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हमने लगाया टॉल बिल्डिंग्स के लिए, और बिल्डिंग्स है हमारी प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो इस रिलेटिव प्रोनाउन का भी जो नंबर हो गया वो प्लूरल हो गया। और ये है सब्जेक्ट के फंक्शन में, कंजंक्शन तो ये हो ही रहा है चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन है। चूंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो इज नहीं आना चाहिए था, और यहीं पर ये गलती है। एट वंस क्या है, एट वंस भी एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ये एक एडवर्ब फ्रेज है। एट वंस के मीनिंग पर अगर मैं बात करूं तो एट वंस का मतलब हो जाता है एडवर्ब फ्रेज है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एट वंस का मतलब हो जाता है इमीडिएटली, इमीडिएटली या विदाउट डिले। जैसे सेंटेंस एक में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं व्हेन द फोन rang शी answered it at once। ठीक है, when the phone rang she answered it at once। at once मतलब immediately, without delay। एक मतलब और हो जाता है at once का, और वो हो जाता है simultaneously। simultaneously मतलब at the same time।
दो एक्शन या दो से ज्यादा एक्शन अगर एक ही समय पर हुए हैं तो आप क्या कहते हैं, साइमल्टेनियसली हुए हैं, सेम टाइम पर हुए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं द डोर बेल एंड द फोन रैंग एट वंस। एट वंस मतलब साइमल्टेनियसली या एट द सेम टाइम। वापस आते हैं तो यहां ये किस फंक्शन में है, इमीडिएटली के या साइमल्टेनियसली के? साइमल्टेनियसली के, मतलब कि एक ही समय में एक ही टाइम पर स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। क्या? टॉल बिल्डिंग्स। ठीक है, टॉल बिल्डिंग्स एक ही समय पर स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। ठीक है, विच यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट हो रहा था, उसकी जगह आर लग गया, आर हो गया लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है स्ट्रेंथ नाउन के रूप में, और एट वंस साइमल्टेनिटी को दिखाने के लिए, एक साथ होने वाली चीजों को दिखाने के लिए हमने एडवर्ब के रूप में लगा दिया। इस एग्जिस्टेंस के साइमल्टेनिटी को वो दिखा रहा है, एक साथ होने को वो दिखा रहा है, इस वर्ब के लिए हमने लगा दिया। एज वेल एज प्रीपोजिशन फ्रेज है। प्रीपोजिशन फ्रेज का मतलब है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, और प्रीपोजिशन के बाद लग गया इसका ऑब्जेक्ट वीकनेस। अगर एज वेल एज की मैं बात करूं तो एज वेल एज में ये वाला जो एज होता है बाद वाला, ये प्रीपोजिशन होता है, और एज वेल एक तरह से एडवर्ब है। ये कि पूरी की पूरी फ्रेज भी ये प्रीपोजिशनल फ्रेज ही होती है, एज वेल एज प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल होती है, और इन एडिशन टू इसका मीनिंग होता है, और ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया वीकनेस। डिपेंडिंग अपॉन हाउ वन लुक्स एट इट। डिपेंडिंग यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग रही है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म गुड़गांव इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स विच आर एट वंस स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस डिपेंडिंग अपॉन हाउ वन लुक्स एट इट। डिपेंडिंग यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग रही है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसी भी सेंटेंस में तीन तरह की स्ट्रक्चर में आ सकती है। या तो मेन वर्ब हो सकती है कंटिन्यूस स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए, जो कि यहाँ पर डिपेंडिंग नहीं है। दूसरा वो जेरेंड हो सकती है, नाउन के फंक्शन में होगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकती है, यहां भी डिपेंडिंग इस फंक्शन में नहीं है। अब ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया गया है इस वीकनेस नाउन के लिए। ठीक है, ये जो वीकनेस है ये डिपेंड करती है कि कौन इन बिल्डिंग्स को किस तरह से देखता है। तो ये डिपेंडिंग लगाई गई है वीकनेस नाउन के लिए, और इस नाउन के लिए लगाई गई है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई प्रेजेंट पार्टिसिपल। चूंकि नॉन फाइनाइट वर्ब है तो अपने बाद अपनी स्ट्रक्चर को लेकर चलेगी, और चूंकि नॉन फाइनाइट वर्ब में हमने ये डिपेंडिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट तो ये लेगी नहीं, प्रीपोजिशन आ गया। डिपेंड के साथ अपॉन या ऑन प्रीपोजिशन आ जाता है, और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट, जो कि पूरी की पूरी क्लोज लिखी हुई है। ये क्लोज क्या रही होगी? ये क्लोज रही होगी हाउ डज वन लुक एट इट। लेकिन जब इस क्लोज को, हाउ डज वन लुक एट इट को अपॉन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये हो गई सबऑर्डिनेट क्लोज, और सबऑर्डिनेट क्लोज को असर्टिव स्ट्रक्चर में लिखा जाता है, इन्वर्टेड फॉर्म में, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर में नहीं लिखा जाता। तो इसलिए हमने क्या लिखा, हाउ वन सब्जेक्ट हो गया, और हाउ कंजंक्शन भी हो गया, और एडवर्ब भी हो गया। लुक्स एट इट, लुक्स यहां पर हमारी मेन वर्ब हो गई, जो कि खुद इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। एट प्रीपोजिशन हो गया, लुक के साथ एट प्रीपोजिशन लगाया जाता है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये हो गया आपका सेंटेंस नंबर 83। 84 पर बात कर लेते हैं। अनलेस। सबसे पहले तो मैं अनलेस के बारे में ही आपको बता दूं। देखिए, अनलेस के बारे में पहले भी शायद एक वीडियो में मैंने बताया था, उसी बात को कंटिन्यू कर लेते हैं। अनलेस एक ऐसा कंजंक्शन, मैंने बताया था उस सेशन के दौरान, मुझे जहां तक ध्यान है, अनलेस एक ऐसा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है जो किसी ऐसी कंडीशन को, ऐसी क्लोज को जोड़ने के लिए लिखा जाता है जिस कंडीशन के बिना मेन क्लोज वाला एक्शन नहीं होना। या मेन क्लोज वाला एक्शन तभी हो सकता है जब कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाए। यानी कि अगर कंडीशन नहीं होगी,
अगर कंडीशन नहीं होगी तो मेन क्लोज वाला एक्शन भी नहीं होगा। इतनी बात को मैंने लिखवा भी दिया था। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे मैंने लिखा सी वॉन्ट पास, ये ए है हमारा, सी वॉन्ट पास द एग्जाम कोमा अनलेस, कोमा की जरूरत नहीं है वैसे, अनलेस सी स्टडी, सी वॉन्ट पास द एग्जाम अनलेस सी स्टडी। कहने का मतलब ये है कि अगर मेन क्लोज वाला एक्शन नहीं होगा, मेन क्लोज वाला मतलब जो कंडीशन लगा है, सॉरी मेन क्लोज कह रहा हूं, जो कंडीशन लगी है, जो सबऑर्डिनेट क्लोज लगी है अनलेस सी स्टडी, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, यानी कि अगर स्टडी नहीं की जाएगी तो आप पास नहीं हो सकते। अगर आपने स्टडी की तो आप पास हो सकते हैं, मतलब आपने सी पास हो सकती है। अगर उसने स्टडी नहीं की तो पास नहीं होगी, अगर उसने स्टडी की तो ही वो पास होगी। तो कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है मेन क्लोज वाले एक्शन को करने के लिए, या ये जो मेन क्लोज वाला एक्शन है ये तभी हो सकता है जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। अगर ये नहीं होगी तो मेन क्लोज वाला एक्शन भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये जो कंडीशनल क्लोज है, ये एक ऐसी क्लोज है अनलेस के द्वारा, अनलेस कंजंक्शन के द्वारा एक ऐसी क्लोज, एक ऐसी कंडीशन जोड़ी गई है जिसको फुलफिल हो जाना चाहिए मेन क्लोज वाले सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए। जो मेन क्लोज वाला सिचुएशन है उसको अवॉइड करने के लिए इसको फुलफिल हो जाना चाहिए। मतलब मेन क्लोज वाली सिचुएशन क्या है आपकी, नॉट पास, ये है ना, पास का उल्टा लिखा हुआ है नॉट पास। तो अगर ये फुलफिल हो गई तो आप इस सिचुएशन को अवॉइड कर देंगे। अगर आपने स्टडी कर ली, अगर सी ने स्टडी कर ली तो वो सिचुएशन को अवॉइड कर देगी, और अगर सी स्टडी नहीं करती है तो वो सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर पाएगी। तो अनलेस कंजंक्शन के द्वारा हम एक ऐसी कंडीशन को जोड़ते हैं जिस कंडीशन को फुलफिल हो जाना चाहिए अगर हमें मेन क्लोज वाले सिनेरियो को, मेन क्लोज वाली सिचुएशन को अवॉइड करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा उल्टा करके लिख देता हूं। ये कंफ्यूजन आपको नोट की वजह से होता है। इसको इसी सेंटेंस से मैं नेगेटिव वर्जन हटा देता हूं, या इसी सेंटेंस को, इसी सिचुएशन को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मैंने लिखा सी फेल्ड द एग्जाम अनलेस सी स्टडी। सेंटेंस वही है, मीनिंग वही है, सिंटेक्स मैंने चेंज कर दी, वर्ड्स चेंज कर दिए मैंने। वर्ड्स चेंज हो गए तो सिंटेक्स चेंज हो गई, स्ट्रक्चर बदल गई। मैं क्या कह रहा हूं, अगर स्टडी उसने की, यानी कि ये कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो वो फेल करेगी? नहीं करेगी। अगर उसने स्टडी नहीं की, अगर उसने स्टडी नहीं की तब वो फेल करेगी। तो ये अपोजिट रिलेशन है ना। यहां पर अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो इस सिचुएशन को अवॉइड कर देगी, और अगर उसने ये कंडीशन फुलफिल नहीं की तो इस सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर पाएगी, फेल हो जाएगी। तो अनलेस कंजंक्शन को लगाया जाता है एक ऐसी कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो कि फुलफिल हो जानी चाहिए मेन क्लोज वाले एक्शन को अवॉइड करने के लिए। ये अंदरूनी मीनिंग है, ये अंडरस्टूड मीनिंग है। लेकिन हम क्या यहां पर कोई सजेशन दे रहे हैं? सी को सजेशन नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली में ग्रामरियन ये कहते हैं कि अनलेस को जो आप डिक्शनरी पर डालकर देखोगे तो अनलेस का मीनिंग निकल के आता है इफ नॉट, और अनलेस सी स्टडी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इफ सी डजंट स्टडी, इफ सी डजंट स्टडी। सी फेल्ड, यहां पर दूसरे पेज पर आ जाता हूं। अनलेस, अनलेस के मीनिंग को अगर आप डिक्शनरी पर डालकर देखते हो
तो अनलेस का मीनिंग निकल के आता है इफ नॉट, और अनलेस सी स्टडी कंडीशन को आप लिख सकते हैं इफ सी डजंट स्टडी। इफ सी डजंट स्टडी तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका आउटकम क्या होगा, इसका आउटकम होगा सी वुड फेल। तो ग्रामेरियंस का ये कहना है कि अनलेस एक ऐसा कंजंक्शन है जो एक नेगेटिव कंडीशन को ही इंप्लाई करता है, एक ऐसी कंडीशन को इंप्लाई करता है जिसके मीनिंग में ही नेगेटिव होता है, तो इसके साथ कोई दूसरा नोट लगाने की जरूरत क्या है। अनलेस सी स्टडी का मतलब ही यह है कि इफ सी डजंट स्टडी सी वुड फेल। सी डजंट स्टडी, स्टडी नहीं तो फेल ओके। अगर इस आउटकम को अवॉइड करना है तो स्टडी कर लो। तो अनलेस के मीनिंग में ही इफ नोट है, यानी कि नोट एक नेगेटिव मीनिंग है। अनलेस क्लोज में ही, अनलेस के द्वारा जो कंडीशन जोड़ी जा रही है उस कंडीशन में ही एक इनहेरेंटली एक नेगेटिव मीनिंग इंप्लाइड है। तो अनलेस क्लोज के साथ कोई भी नेगेटिव वर्ड लगाना स्ट्रक्चर को खराब करने जैसा है। बिल्कुल दो नेगेटिव आपस में टकरा जाएंगे और मीनिंग ही बदल जाएगा, अपसर्ड हो जाएगा। दो नेगेटिव मिलकर एक पॉजिटिव हो जाता है, आपने सुना है मैथमेटिक्स में, तो उसी तरह से यहां पर हो जाएगा। और यही गलती की है आपके एग्जामिनर ने। आपके एग्जामिनर ने जब अनलेस कंजंक्शन को यूज कर दिया था तो वो ये कह रहा था इफ यू डू नॉट गिव अप बैड हैबिट्स। अनलेस कंजंक्शन लगाकर वो एग्जामिनर ये कह रहा था इफ यू डू नॉट गिव अप बैड हैबिट्स यू विल सफर। एक नोट उसने यहां जबरदस्ती लगा दिया, इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये हटा दो। यू के साथ गिव अप सही है क्योंकि यू प्लूरल प्रोनाउन है आपका, तो गिव अप उसके साथ वर्ब सही है। गिव अप खुद एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, फ्रेजल वर्ब है, उसके बाद हो गया उसका ऑब्जेक्ट। बैड हैबिट्स, हैबिट्स नाउन, बैड हो गया नाउन के लिए एडजेक्टिव। और ये हो गई आपकी मेन क्लोज जो कि इस कंडीशन का अनलेस यू गिव अप बैड हैबिट्स का आउटकम है, आउटकम मानी जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका 84 सेंटेंस। डू नॉट नहीं होगा यहां पर, बाकी पूरा सेंटेंस सही है। 85 पर बात कर लेते हैं, ये रहा आपके सामने 85। वेजिटेबल्स एज वेल एज फ्रूट्स हैव फॉलन कंसिडरेबली इन प्राइसेस इन रिसेंट डेज। वेजिटेबल्स, ठीक है, अलग अलग प्रकार की वेजिटेबल्स के लिए हमने वेजिटेबल को प्लूरल काउंटेबल नाउन कंसीडर कर दिया। टमाटर, लौकी, तोरी, मूली, प्याज, गाजर सब आ गई। वैसे अगर हम देखें तो वेजिटेबल एक मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन अगर हम इसको कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, टमाटर, मूली, गाजर, प्याज, सिंबल, लौकी, तोरी सबको वेजिटेबल रिफर करने के लिए कॉमनली हमने वेजिटेबल शब्द का यूज कर लिया, तो हम इसको कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। कॉमन नाउन काउंटेबल हो सकते हैं, इसीलिए हमने काउंटेबल नाउन बना दिया, प्लूरल बना दिया। एज वेल एज अभी बताया था आपको प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद लिखा है इसका ऑब्जेक्ट। फ्रूट भी मटेरियल नाउन कंसीडर किया जा सकता है। जब मटेरियल नाउन कंसीडर किया जाएगा तो किसी मटेरियल को या मैटर को या सब्सटेंस को रिफर करेगा, उस सिचुएशन में वो अनकाउंटेबल होगा। लेकिन सेब को, संतरे को, केले को, लीची को, अंगूर को, पपीते को, सबको कॉमनली फ्रूट वर्ड से रिफर करने के लिए अगर हमने फ्रूट को रिफर यूज किया है तो हम फ्रूट को कॉमनली यूज कर रहे हैं, कॉमन वे में यूज कर रहे हैं इन सब के लिए एक नाम। तो इस सिचुएशन में इसको प्लूरल कॉमन नाउन कंसीडर किया जा सकता है, फ्रूट्स। ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई। सब्जेक्ट हो गया हमारा वेजिटेबल्स, इसलिए इसके साथ हैव सही है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। मेन वर्ब लगी है आपकी फॉल, एक इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसका मतलब होता है गिरना, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है फॉलन। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आपकी सही लगी है, चूंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट कोई आएगा नहीं। आगे लगा है कंसिडरेबली, जो कि एक एडवर्ब ऑफ मैनर है।
इन प्राइसेस, प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई। स्कोप बताने के लिए कि ये फॉल कहाँ पर हुआ, किस वे में हुआ। इन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट। इन रिसेंट डेज, डेज नाउन और रिसेंट एडजेक्टिव की तरह यूज हो गया। ये पूरी प्रीपोजिशन फ्रेज हो गई एडवर्ब ऑफ टाइम। ये सेंटेंस भी सही है, नो एरर। ये सेंटेंस सही है, नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। हालांकि इम्प्रूव्ड वर्जन इसका हो सकता था, बट सेंटेंस ये सही है, मीनिंगफुल है, सिंटैक्टिकली भी सिमेंटिकली भी सही है। तो इसी तरह से जो है इन सेंटेंसेस को करना है, अपना दिमाग लगाना है। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको जवाब देते हुए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।